ओके, तो आज क्या सीखेंगे हम? आज सीखेंगे हाउ टू चेक ए गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू चेक ए गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, कि जो हमें फंक्शन गिवन है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसके बाद कोई एग्जांपल देखेंगे। लेट कर लेते हैं एफ बी एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड ऑन आर। मान लिया एफ एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, देन अगर तुम्हें याद हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता था? देन अगर मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख दूँ, इफ एफ इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर पे, कब कहते थे कॉन्टिन्यूअस? इफ लिमिट h टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। लिमिटिंग वैल्यू इज सेम थी अगर एक्चुअल वैल्यू के, तो हम फंक्शन को बोलते थे कॉन्टिन्यूअस। और कई बार जो ये लिमिट है इसको निकालने के लिए हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती थी, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की भी। तो यानी कि अगर मोर प्रिसाइजली इस डेफिनेशन को लिखा जाए तो ये है, यानी कि ये लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f ऑफ x और इज इक्वल टू f ऑफ a। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता था? जब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा किसी पॉइंट पे। ठीक है, डिफरेंशिएबल उसके लिए एक लिमिट की ही ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नहीं है। तो ये तो कंटिन्यूटी के बारे में बताया था, अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। अगर ये वाली लिमिट, अच्छा डिफरेंशिएबल पे जाने से पहले अब इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज लिखूं तो मैंने तुम्हें बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट को कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ, यहाँ पे a माइनस h लिख देते हैं क्योंकि x ने जाना था a पे। अब अगर h 0 पे जाएगा तो a माइनस h किस पे जाएगा? a पे, है कि नहीं? और क्योंकि h पॉजिटिव है और a में से कुछ कम हो रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था, है ना। और दिस इज था लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a। यही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक और तरीका था। ठीक है, एक्चुअल में अब हम क्या लिमिट निकाल रहे हैं? अब हम ये लिमिट चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है? सेम, लेट एफ बी एनी फंक्शन, ठीक है, लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन, लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन वेयर, डिफाइंड ऑन आर। ठीक है, मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है एंड a बिलोंग्स टू r बी एनी पॉइंट, a बिलोंग्स टू r कोई पॉइंट है फॉर सम a इन r। ठीक है, देन इफ ओके a बिलोंग्स टू r, देन नहीं आएगा यहाँ पे, इफ ये वाली लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ, सॉरी 0 ही है यहाँ पे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a
डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच एग्जिस्ट। मान लिया अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है आर में, ठीक है, देन एफ इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल then f is called differentiable at point a पे and f डैश ऑफ a यानी कि डेरिवेटिव फंक्शन का एट ए पॉइंट a विल बी सेम एज दिस लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय। समझ में आया? तो यानी कि अगर आपको कहते कोई चेक करो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो एक्चुअल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तो तब होगा जो अपने सारे पॉइंटों पे होगा। उससे पहले कि डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट का क्या मीनिंग है, किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है। एफ कोई भी हमें फंक्शन गिवन है, डिफाइन है आर पे, और ए कोई भी रियल नंबर है। अगर ये वाली लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइड बाय एच, ये फंक्शन लिख लेंगे हम, एफ हमारे पास है तो, और फिर लिमिट लगा देंगे एच टेंडिंग टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है आर में तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट ए पे, और उसका डेरिवेटिव ए पॉइंट पे इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी ना उसी के इक्वल होगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया? अब फिर से वही सिचुएशन आएगी। कई बार तो एक्चुअल में ये डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाएगी लिमिट, लेकिन कई बार क्या होगा कि फंक्शन जैसे h है, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है। अब 0 प्लस भी हो सकता है, 0 को माइनस से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर 0 को माइनस से अप्रोच करेंगे तो यहाँ a माइनस टाइप की चीज़ बनेगी, यानी कि a के लेफ्ट में कैसा फंक्शन है वो वाला फंक्शन वैल्यू देगा यहाँ पे। और अगर h पॉजिटिव है हमारा तो a के जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो वैल्यू देगा, a पे तो जो भी फंक्शन है वही देगा और h डिवाइड में रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का चक्कर कई बार आ सकता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। उस केस में आप समझ जाओगे कि नेगेटिव है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कम हुआ है, और पॉजिटिव है तो ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए इसी चीज़ को और प्रिसाइजली लिखने के लिए, जैसे वहाँ पे तो लिमिट थी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी मैं लिख देता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस, अभी बताता हूँ नेगेटिव क्यों नहीं आया। अगर 0 नेगेटिव लिखोगे ना तो फिर आपको यहाँ पे a प्लस ही रखना पड़ेगा, है ना। 0 पे नेगेटिव लगाएंगे तभी तो कम होगा एक किस्म से। तो लेकिन अगर नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने यहाँ तो दोनों में मैं पॉजिटिव ही रखूँगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी माइनस एच इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू घटाएंगे तो a कुछ ना कुछ a से कम ही हो जाएगा, a माइनस एच। समझ में आया बात? और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या कर दूंगा मैं, h को तो इस बार भी पॉजिटिव ही रखूँगा, बस यहाँ पे a में h को इस बार जोड़ देंगे ताकि a से ज़्यादा वैल्यू मिले मुझे। लेफ्ट हैंड का मीनिंग तो यही होता है ना, a से कम वैल्यू मिलनी चाहिए। अब वो तुम यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ प्लस लगा के 0 माइनस लगाओ, लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा सा याद भी रहता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ऑफ ए माइनस एच का रोल है और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच का रोल है। समझ में आया? तो इस टाइप से आपको फंक्शन दिए जाएंगे, अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसमें कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, जस्ट अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव के, और ये किसी एल के कोई लिमिट एग्जिस्ट करगी, कहने का मतलब ये, तो देन
हम फिर से क्या बोल देंगे, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? तो ये है कि हाउ टू चेक ए फंक्शन कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब लिमिट निकालनी मैंने सिखा ही रखी है, जो भी फंक्शन बने उनके अकॉर्डिंग। सबसे पहले जैसे कुछ आसान फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने जस्ट एक्स का क्यूब ले लिया। तुमने देखा था व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स? इसका एक्स क्यूब का 3x। अच्छा हाँ, ये भी एक नोटेशन है। यहाँ पे y हो तो dy बाई डी एक्स बनता था। f के दोनों साइड d बाई डी एक्स लगा देना, तो यहाँ पे f पे एक डैश लग रहा है ना, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर डबल लगा देता तो एक बार और करना पड़ता, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये पूछता कि व्हाट इज f डबल डैश एक्स, इसका मतलब एक बार और डेरिवेटिव, यानी कि समझ में आ गया। अच्छा ये है f डैश एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश एट पॉइंट 2? कैसे जीरो, कैसे? एफ डैश एक्स तो ये रहा, तो एफ डैश 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 3 इंटू 4, यानी कि डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना सेम है। अगर हम उसके डेरिवेटिव वाले फंक्शन का ही पता हो ना, उसमें वो पॉइंट रख दो। लेकिन अब हम इसको निकाल लेंगे इस रूल से। इस रूल से एक्चुअल में एफ डैश 2 क्या आएगा, ये वाली लिमिट आएगी, ठीक है। अब देखते हैं, नाउ वी चेक कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड, हालांकि इसमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि चाहे आप लेफ़्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, थ्रू आउट फंक्शन क्या है, सेम है ना, एक ही तो फंक्शन है हमारे पास, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a और डिवाइड बाय h, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a माइनस एच क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच। एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू क्या दे रहा है, एक्स का क्यूब। अब a माइनस एच कहीं कोई भी पॉइंट हो, सबके लिए इसी ने वैल्यू देनी है ना, तो a माइनस एच पे क्या वैल्यू देगा, a माइनस एच की 3। अगर मैं यहाँ 2 पे वैल्यू पूछूं तो 2 की 3 बन जाता। अब a माइनस एच पे वैल्यू पूछ रहा हूँ तो a माइनस एच की 3 बनेगा ना, समझ में आया। माइनस में एफ ऑफ a की वैल्यू ए की 3, क्योंकि x को रिप्लेस कर दिया a से, और डिवाइड में क्या है। अभी देखो, अगर डायरेक्ट तुम h को अब 0 रख दोगे ना इसमें 0, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब 0, और नीचे भी 0। तो अभी लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ऊपर वाले का फार्मूला खोलते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव a माइनस एच का क्यूब क्या होएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है तुम बताओ, प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, ठीक है। और फिर माइनस क्या, एक किस्म से a प्लस बी का याद रख लिया करो, उसमें सारी जगह प्लस होते हैं ना, बस b को माइनस एच से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस एच की 3 तो माइनस आना ही है ना। यहाँ पे एक एच है तो माइनस आना ही है, यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस आना, ठीक है। और माइनस में a का क्यूब डिवाइड बाय, ठीक है, समझ में आना। इसके बाद दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब देखो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया है ना। अब जो ऊपर बचा है ना उसमें से h कॉमन आ रहा है ना, h कॉमन अगर मैं ले दूं तो क्या बचेगा,
एच कॉमन ले तो माइनस का एच स्क्वायर 3a और डिवाइड में अभी से एच सी एच कैंसल, तो यानी कि क्या बच गया फिर, तो दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर बच गया ये माइनस एच स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a एच, नीचे कुछ नहीं है अभी, सिर्फ इसी की लिमिट है, ये मैंने बाई चांस वैसे लिख दिया। अब एच को क्या पुट कर सकते हैं हम, 0, एच की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा फिर, 0 माइनस 3a का स्क्वायर प्लस 3a एच में 0, ठीक है, ओके। यानी कि ये तो क्या आ गया फिर, यानी कि एक्चुअल में ये आ गया माइनस 3a का स्क्वायर, लेकिन आना चाहिए था प्लस का 3a का स्क्वायर, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ए माइनस एच का क्यूब हमने खोला तो ये आ गया, ओके। अगर ए प्लस एच का क्यूब खोलते और एच को टेंडिंग टू नेगेटिव रखते हैं, ओके ओके ओके, एक मिस्टेक हो गई आई थिंक, जब a माइनस एच रखो ना यहाँ पे, एक्चुअल में h को माइनस एच से रिप्लेस किया था हमने, यहाँ पे भी माइनस एच आएगा फिर, ये वहाँ पे a प्लस एच था ना, h को माइनस एच से रिप्लेस किया तो हर जगह माइनस एच आना था, इसी वजह से ये मिस्टेक आई है। ये तो एक्चुअल में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला बन गया फिर, एफ ऑफ a माइनस एच माइनस ए ओ, यहाँ पे नहीं है आएगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें h को माइनस एच से रिप्लेस किया है। तो जब हम ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे थे ना, यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस एच और यहाँ पे भी ये माइनस चल रहा है, तो जब h से h कटेगा ना तो एक्चुअल में नीचे क्या बचा हुआ है फिर, माइनस का हुआ, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए तो मुझे भी ध्यान नहीं है फार्मूले, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि 3a स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, a प्लस एच की जगह आ जाएगा a प्लस एच का क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाय h। सेम इसी वे में जब इसको सिंप्लीफाई करके लाओगे ना, क्यूब खोल के a क्यूब से a क्यूब कैंसिल करा के, तो ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a h, क्योंकि सारे प्लस के हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, जब h को 0 पुट करोगे ना तो क्या होगा, 3a स्क्वायर ही बचेगा बस। तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव। एक्चुअल में जिस भी केस में फंक्शन थ्रू आउट सेम होगा ना, कि लेफ़्ट में भी सेम ही फंक्शन है राइट में, तो चांसेस हैं कि ये दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। अब देखो मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे चेक किया है अभी तक डेरिवेटिव, वो पॉइंट क्या है, ए, बट ए तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना, बट ए बिलोंगिंग टू आर बी
आर्बिट्रेरी पॉइंट, ए बिलोंगिंग टू आर बी यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ए है तो आर में बिलोंग करता हुआ कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, समझ में आया ना। तो ए बिलोंगिंग टू आर बी यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो दिस विल इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए बिलोंगिंग टू आर अगर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स एक्चुअल में वो जो फंक्शन है ना वो सारे पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल है। क्योंकि अब सारे आर पे तो मैं चेक नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने एक ले लिया और मैंने बताया नहीं कि ये 2 है कि 3 है, अब ये कुछ भी हो है कि नहीं, सब के लिए चेक कर दिया। दिस विल इम्प्लाई एफ इज डिफरेंशिएबल at each point f is differentiable at each points, किसके each points पे होगा, each points of r। ओके, और अगर जो फंक्शन अपनी डोमेन के सारे पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल आ जाए ना तो उसको डायरेक्ट जस्ट ये बोला करा f इज डिफरेंशिएबल। तो तुम्हें एक चीज़ ये पता चलनी चाहिए कि डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट में क्या फ़र्क है। डिफरेंशिएबल का मीनिंग है कि जो अपने सारे के सारे पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल हो, समझ में आया ना। तो ये अपने सारे पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। अच्छा, तो अभी ना तुम अगर बैक जाओगे ना, जो एक्सरसाइज हमने फर्स्ट करी थी उसमें कुछ क्वेश्चन थे जिनमें चेक करना था कि चेक करो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इस टाइप के वहाँ पे फंक्शन थे। तुम्हें याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का बारे में चेक करना था, एक मॉडुलस फंक्शन को भी वहाँ पे चेक करना था। एक तो रिजल्ट लिख लो, एक रिजल्ट बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट सा, ध्यान रखना ये रिजल्ट हमेशा। इफ f इज डिफरेंशिएबल, ये लगा लो पहला रिजल्ट है। इफ f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए, ठीक है, देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट। इस रिजल्ट से क्या सीख रहे हो तुम, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस पक्का होगा, यानी कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो सारी सेम आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन क्या, सॉरी डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात सोच के बताओ, f अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे, सोचो f अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या उस पॉइंट पे। देखो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर डिफरेंशिएबल हो गया पॉइंट ए पे तो पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है पॉइंट ए पे तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं ए पे, क्या लगता है तुम्हें, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इफ f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए, यानी कि ये कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट है। अगर कोई एग्जांपल दूँ ना मैं, जैसे कि अगर कोई मान लिया कोई पर्सन है, ठीक है, इफ ए गोज टू स्कूल if a goes to school then a reads a book। अगर ए स्कूल गया
इफ़ ए गोज टू स्कूल, अगर ए स्कूल गया, देन तब वो एक बुक पढ़ेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ तुमसे इफ़ ए नोट रीड द बुक, नोट रीड्स ए बुक, अगर मान लिया उसने कोई वो बुक पढ़ी ही नहीं, इफ़ ए नोट रीड्स द बुक, तो क्या वो स्कूल गया है कि नहीं गया है? इसके बारे में क्या कह सकते हो तुम? अगर गया तो बुक पढ़ेगा ही ना। मैं कह रहा हूँ बुक नहीं पढ़ी उसने, तो इसका मतलब क्या है, वो स्कूल में गया कि नहीं गया? नहीं गया। अगर गया होगा तो बुक ऑटोमेटिक पढ़ देगा वो। दैट मीन्स अगर वो बुक नहीं पढ़ी ना, तो फिर गारंटीड है वो स्कूल में नहीं गया होगा। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करती है, अगर उसने बुक नहीं पढ़ी ना तो वो फिर स्कूल भी नहीं गया। ऐसा हो सकता है वो स्कूल ना जाए लेकिन बुक फिर भी पढ़ ले। मैं ये कह देता ना कि ए ने बुक पढ़ी, ए ने बुक पढ़ी, तब कोई ज़रूरी नहीं वो स्कूल गया कि नहीं गया, नहीं गया तो भी पढ़ सकता है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ उसने नहीं पढ़ी, तो वही फिर वो स्कूल नहीं गया है, क्योंकि अगर वो स्कूल जाता तो उसको बुक पढ़नी होती। ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट होती हैं इस टाइप की। ये एक स्टेटमेंट थी, ए गोज टू स्कूल, मान लिया मैंने इसको नाम दे दिया पी, और ये स्टेटमेंट थी ए रीड द बुक क्यू। अगर कोई पी स्टेटमेंट होल्ड करवा देता है तो क्यू ऑटोमेटिक होल्ड कर रही है, यानी कि पी स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रही है क्यू को, यानी कि अगर वो स्कूल गया तो वो बुक पढ़ेगा, ये चीज़ इम्प्लाई करती है। अब हमने ये देखा अगर वो स्कूल नहीं गया, सॉरी उसने अगर बुक नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब वो स्कूल भी नहीं गया। यानी कि अगर जो ये पी स्टेटमेंट है ना, ये सॉरी क्यू, ए रीड्स द बुक और ए नोट रीड्स द बुक, इसका मतलब नोट क्यू। अगर क्यू स्टेटमेंट होल्ड नहीं करती तो दिस विल इम्प्लाई नोट पी। ये क्या सिखा रहा है हमें? ये सिखा रहा है कि अगर पी, ये स्टेटमेंट हमारे पास है कि पी जो है वो क्यू को इम्प्लाई करता है, तो जो नोट क्यू है ना वो किसको इम्प्लाई करेगा? नोट पी को। नोट क्यू किसको इम्प्लाई करेगा? नोट पी को। सेम यहाँ पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या हो जाता है? कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख ही गलत दिया, घूम फिर कितनी बार बोल लिया ना। एफ अगर डिफरेंशिएबल है ना तो एफ क्या हो जाता है? कॉन्टीन्यूअस। एफ अगर नॉट कॉन्टीन्यूअस है, एफ अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो क्या होगा? नहीं होगा। हाँ, तो देन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, एक तरीका और है आपके पास ये प्रूफ करने का कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर तुम ये प्रूफ कर पाओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे, तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है अगर वो कंटिन्यूअस हो गया ना उस पॉइंट पे फिर वो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो। समझ में आया? अभी एक एग्जाम्पल करते हैं। तुम्हें याद हो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ये फंक्शन हमने पढ़ा था। एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स। अगर पता नहीं आपको कितना याद है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस था। कॉन्टीन्यूअस मीन्स अपने हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस था। ठीक है, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या था? ये अपने हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस था। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। चलो, डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट 0 पे चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करते हैं? 0 पे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ले लो, एफ ऑफ ए माइनस एच। ए का रोल कौन ले रखा है आपकी बार? 0 ने, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं इस बार। 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच। ठीक है,
तो अब ये किसके इक्वल आएगी बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव माइनस एच। अब h क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस एच क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए वैल्यू कौन देगा, नेगेटिव के लिए वैल्यू कौन सा फंक्शन देता है, ये वाला। तो ये वाला देगा क्या, माइनस ऑफ, ये क्या करता है, अगर पॉइंट नेगेटिव है तो ये उसके आके माइनस लगा देता है ना, अगर एक्स लेस देन 0। अब एच को सोच सकते हो ना तुम, 0.1 सोच लो, तो ये -0.1 पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस लग के आएगा उसके आगे, माइनस 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू x कैसे आएगी, अगर 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये इक्वल है, इक्वल है। जो पॉइंट 0 से बड़े हैं या इक्वल है उनके लिए कौन सा फंक्शन काम करता है, ये वाला, x नहीं, उनके लिए x इस टाइप से, अगर x पे वैल्यू देखो और x 0 से बड़ा है तो वही वैल्यू आ जाती है। तो इस सेंस में 0 है, 0 से के इक्वल है, तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी 0, x किससे रिप्लेस हो जाएगा 0 से, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं ना हम, तो ये 0 डिवाइड बाय माइनस एच, दिस इज इक्वल टू, अब माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, तो ये h डिवाइड बाय माइनस एच, तो क्या आ गया ये किस्म से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, -1 बच गया, ये कैंसिल हो गई बस, है ना। अब h का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, h को 0 पे लेके जाओ ना लेके जाओ तो वैल्यू क्या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई -1। अभी चेक करते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे, f ऑफ हो 0 पे काम कर रहे हैं ना, तो 0 आएगा ना, है ना, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब h क्योंकि पॉजिटिव है तो 0.1 सोच सकते हो, यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 + 0.1 यानी कि 0.1, 0.1 क्या है 0 से बड़ा, तो बड़े के लिए वैल्यू कौन देता है, वही वैल्यू मिलती है अगर पॉजिटिव हो तो एक किस्म, तो ये आ जाएगा h, -0 पे वैल्यू 0 डिवाइड बाय h, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, h से h कैंसिल हो जाएगा एक किस्म से 1, तो ये लिमिट भी क्या आ गई 1, समझ में आया ना। तो देखो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, दिस विल इम्प्लाई, जो हमारा ये गिवन फंक्शन था ना mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट 0 पे ये कॉन्टीन्यूअस था, ध्यान से देखो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा, ये वाला। अब 0 पे -h 0 की तरफ से आएगा तो 0 ही सब्सटीट्यूट होना है, एक किस्म से 0 आएगी, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आनी है 0 आनी, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आनी। ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो है 0 पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ में आया ना। तो ये था कि हाउ टू चेक ए फंक्शन। अब देखो जस्ट आपको ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने आने चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं ना कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो जस्ट आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देख लेने हैं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज में कि इसमें आएंगी रोल थ्योरम्स और मीन वैल्यू थ्योरम। ये वैसे तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
बट आपको पता है, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इनकी स्टेटमेंट बताता हूँ, इससे आपका कोई यूज तो नहीं होगा फ़िलहाल तो, लेकिन आगे जाओगे ना हायर स्टडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं कई बार इनसे। थ्योरम 6 अब ये कहती है, इसका नाम है रोल्स थ्योरम। रोल्स नाम के मैथमेटिक्स ने ये थ्योरम्स दी थी। क्या कहा था उसने कि लेट कर लो एफ इज ए फंक्शन है, मान लिया फ्रॉम ए सेट ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पहली कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं कंडीशन वाइज लिखूँ ना, इफ़ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन है इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इज सेम एज एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है इसका, देयर एग्जिस्ट का सिंबल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट सी पे क्या आएगा, 0। समझ में आया? ये थ्योरम कहती है अगर फंक्शन क्या हो, कॉन्टीन्यूअस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और फंक्शन के ये जो एंड पॉइंट हैं ए और बी, इन पे वैल्यू सेम हो, और यानी कि एफ अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई ऑल दीज 3 कंडीशंस, तो ये थ्योरम कहती है एक सी एस आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू, जिसकी डेरिवेटिव पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में? रोल थ्योरम जस्ट यही कहती है। अब एक्चुअल में क्वेश्चंस में आपका काम क्या है, क्वेश्चंस में आपका काम ये है, क्वेश्चंस में पता है आपका क्या काम है, वो आपको एक फंक्शन देगा और कहेगा कि वेरीफाई करो रोल थ्योरम, वेरीफाई करो रोल थ्योरम। अगर रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है ना आपको, तो 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक किस्म से। पहला काम है कंटिन्यूअस प्रूफ करना पड़ेगा थ्रू आउट द इंटरवल ए बी। अब कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हम लेंगे और फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, अगर इक्वल आ गई तो कॉन्टीन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। अगर ऐसा सारे पॉइंटों के लिए होल्ड कर जाए तो कॉन्टीन्यूअस। फिर डिफरेंशिएबिलिटी, कोई एक पॉइंट लेंगे, कोई एक पॉइंट लेंगे और जैसे बता रखा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और फिर एफ की ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे, इक्वल आ गई तो ए बी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 0,1 हो सकते हैं, कभी 1,2 हो सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन जैसे वो देगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह देंगे कि एफ सेटिस्फाई कर रहा है रोल थ्योरम्स की कंडीशन को। समझ में आया? अब जैसे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जैसे कि वेरीफाई करनी है क्या, रोल थ्योरम, तो आपका काम है, और इंटरवल क्या दे रखी है, -4। तो ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन वेरीफाई करनी, कॉन्टीन्यूटी चेक कर लोगे बड़े आराम से, एक पॉइंट लेके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि एक ही फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे और -4 पे वैल्यू निकाल लोगे। -4 पे वैल्यू क्या आएगी, जैसे x की जगह -4, तो -4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा -8, और ये भी -8, तो 16 और माइनस ये भी 16 ही हो जाएंगे माइनस के, तो 0 आएगी। 2 पे वैल्यू देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 4, 4 + 4 8, -8 0, दोनों पॉइंटों पे सेम वैल्यू आ रही। तो चेक करोगे सारी कंडीशनें क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। इन पे, इस पे तो वेरीफाई, यहाँ पे एक बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, एग्जामाइन इफ रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम द फॉलोइंग दीज एग्जाम्पल्स। ओके,
आपका काम बस यही है, आप तो जस्ट रोल थ्योरम वेरीफाई कर लेना, ठीक है, जैसे पिछले में की। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि कन्वर्स ऑफ रोल थ्योरम का क्या मतलब है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। रोल थ्योरम क्या कह रही थी, जैसे कि यहाँ पे रोल थ्योरम कह रही थी कि ये एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या फंक्शन तो कह रही थी, तो रोल थ्योरम कहती थी अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो एक सी मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव 0 होगा। कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर आपको एक सी मिल रहा है जिस पे डेरिवेटिव 0 है तो क्या ऊपर वाली कंडीशन होल्ड करेंगी क्या, ठीक है। यानी कि आपको एक फंक्शन के लिए ऐसा सी मिल गया जिस पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई, तो ये बोल रहा है क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या, क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या, या फिर ये पॉइंटों की वैल्यू हो कन्वर्स। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक सी मिल जाए जिस पे डेरिवेटिव 0 आए, लेकिन हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, या हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, या हो सकता है एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल ना हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? तो अब बस आपको ये तीनों एग्जांपल जब तुम करोगे ना, एक्चुअल में ये रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाले, कोई ना कोई कंडीशन फेल होएगी, ठीक है। तुम्हें याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन था ना, मैंने प्रूफ करवाया था कि ये इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, याद है तुम्हें? याद नहीं होगा, ये प्रूफ करवा था ये इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। जाके कॉपी खोल के देखना, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन था ये, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, याद है कैसे वैल्यू देता था? 2.5 पे क्या देता था, क्या देता था? 2, 2.1 पे भी 2, 2 पे 2, 1.9 पे 1.9 पे 1, छोटी पूरी वैल्यू देता था ना। तो जैसे ही जैसे 2 पे लिमिट निकालते हो इसकी, राइट हैंड लिमिट तो 2 ही आएगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू 2 देनी है, 2 से थोड़ा सा भी कम गई तो वैल्यू देगा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ जाती थी। इसलिए ये इंटीजर पॉइंट पे क्या था, कंटिन्यूअस नहीं था। तो ये इंटरवल है जैसे 5 से लेके 9, तो ये मतलब कि 6 पे 7 पे 8 पे इन तीनों पे कंटिन्यूअस नहीं है। और वो रिजल्ट हमने देखा था, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। समझ में आया ना, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन रोल थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम्हें प्रूफ कर देना कि ये 6 पे डिफरेंशिएबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है, जो तुम्हारा मन करे। सेम फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे दे रखा है -2 और 2, तो ये भी नहीं आना, क्योंकि ये 0 पे 1 पे -1 पे इन सब पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं आना है। एंड पॉइंट पे बात करोगे तो एंड पॉइंट पे भी वैल्यू इक्वल नहीं है, इसकी तो 5 ही आएगी, 9 पे 9 आएगी, -2 पे -2 आएगी, 2 पे 2 आएगी। अब ये फंक्शन है जैसे f(x = x² - 1), 1 से 2, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 0, 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 2 दूनी 4 में 1 गया 3, तो 1 पे और 2 पे वैल्यू अलग अलग है, तो ये भी रोल थ्योरम की। लेकिन चेक करोगे ना, ये कॉन्टीन्यूअस भी आएगा, डिफरेंशिएबल भी आएगा, और वो कैसे चेक करना है वो मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, f अगर यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएबल है, ठीक है, f यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएबल है और f(x) डज नॉट वेनिश एनीवेयर, देन प्रूव करो कि f(-5) और f(5) इक्वल नहीं है। देखो इसमें क्या कहा, इस क्वेश्चन में उसने वो कह दिया कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है उस रिजल्ट से, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है। तो यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, कॉन्टीन्यूअस भी हो गया। रोल थ्योरम की 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, 5 पे वैल्यू और -5 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर वो भी इक्वल हो जाती तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, एक सी मिल जाएगा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि f(x) मिल जाएगा जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये कह रहा है कि f(x) कहीं पे भी 0 नहीं है, f(x) कहीं पे भी 0 नहीं है, तो प्रूफ करने को बोला कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। चलो मैं इसको लिख के बताता हूँ थोड़ा सा तुम्हें। अब तुम ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में समझने का है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। क्वेश्चन नंबर
3। ओके, एफ इज ए फंक्शन, कहाँ से कहाँ है ये फंक्शन, -5 से लेके 5 तक अप टू आर गिवन है, एफ इज डिफरेंशिएबल। आल्सो क्या गिवन है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिशिंग एनीवेयर। फंक्शन कहीं पे भी, वैनिशिंग का मतलब होता है जीरो, इसका मीनिंग एक्चुअल में यही है, दैट इज एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स। समझ में आया? तो इसका मतलब यही है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिशिंग एनीवेयर का क्या मीनिंग है कि डेरिवेटिव कहीं पे भी जीरो नहीं है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ -5 पे वैल्यू इक्वल नहीं है एफ ऑफ 5। तुम्हें वो याद है क्वेश्चन, कई बार हम ये प्रूफ करते थे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, है ना, तो उसमें क्या मानते थे कि मान लेते थे कि ये रैशनल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेट इफ पॉसिबल मान लेते हैं एफ ऑफ -5 इक्वल है एफ ऑफ, आल्सो एफ क्या गिवन है, डिफरेंशिएबल गिवन है, दिस विल इम्प्लाई एफ इज कंटिन्यूअस। अब ध्यान से देखो, यानी कि एक्चुअली रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई दिस, दैट मीन्स all the condition of Rolle's theorem क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम्स आर सेटिस्फाई। अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी रोल थ्योरम की, तो दिस विल इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ए सी, किसमें, -5 से 5 में, सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सी पे। रोल थ्योरम यही तो बताती है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि क्या गिवन है, फंक्शन तो कहीं पे भी डेरिवेटिव जीरो ले ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये गलत आ गया ये तो, है ना। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन किसकी कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, जो ये फैक्ट हमें गिवन है, फैक्ट दैट एफ डज नॉट वैनिशिंग एनीवेयर। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है इस फैक्ट का, एफ डैश सी जीरो आ गया क्योंकि ये तो गिवन है। इसका मतलब ये गलत आया तो कुछ ना कुछ हमने गलत मान के चले जिसकी वजह से ये गलत आया है। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दिस विल इम्प्लाई क्या, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमने अजम्पशन क्या माननी थी, जहाँ पे लेट इफ पॉसिबल लिखा हो वही तो हमारी अजम्पशन थी। ये हमने मान लिया था कि ये प्रूफ करना था इक्वल नहीं, मान लिया था ये इक्वल है, तो ये गलत हो गया जो हमने मानना था। दिस मीन्स एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो हैंस समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब उसके बाद आती है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, 5वें और 6ठे में। ओके, अब मीन वैल्यू थ्योरम की ओर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें क्या हो, उसकी कंडीशनें क्या होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या करना, जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, उसमें थोड़ी सी कंडीशनें कम हैं।
और फिर बताते हैं क्या होगा। अगर क्वेश्चन तुम्हें करने ना भी आए ना तो कम से कम इनकी स्टेटमेंट तो ये याद कर लेना कि मीन वैल्यू थ्योरम की क्या है स्टेटमेंट और रोल वैल्यू थ्योरम की क्या है स्टेटमेंट। ये कहता है एफ अगर फंक्शन है फ्रॉम द इंटरवल ए बी टू आर, पहली कंडीशन है कि एफ इज डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस कह सकते हो, कंटिन्यूस ऑन ए बी, ठीक है। सेकंड कंडीशन है एफ इज डिफरेंशिएबल है ना, यहाँ तक तो सेम ही कंडीशन रोल थ्योरम की भी यही थी। तीसरी कंडीशन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तीसरी कंडीशन के बारे में ये कुछ नहीं मांगता, ये सिर्फ दो कंडीशन मांगता है। तो ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट जो एफ डैश सी है ना वो इक्वल आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। समझ में आ? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सिर्फ आपको दो कंडीशन वेरीफाई करनी होती है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। ये फिर कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक सी आपको ज़रूर मिलेगा कि उसके डेरिवेटिव की वैल्यू सी पे क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। और देखने में ऐसा लग रहा है अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल हो जाए ना तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डैश सी जीरो है कि नहीं। देखा जाए तो यानी कि वो जो पीछे वाली थ्योरम है वो इसका एक ऐसा लग रहा है एक स्पेशल केस है जिस केस में ये दोनों इक्वल है ना, वो तो सिर्फ वही केस बताती है, ये तो सारे केस बता रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये वाली थ्योरम पहले रोल थ्योरम बनी थी फिर ये बनी थी, ठीक है, समझा। ऐसा नहीं है कि पहले ये बनी और फिर वो बनाई गई, पहले वो आई थी फिर ये आई, समझ में आ गया। तो इसके लिए सिर्फ आपको दो कंडीशन वेरीफाई करने हैं, जो भी क्वेश्चन हो तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। तो अब एक्चुअल में ये जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।